हाँ जी, चलिए। सो आई होप आप सबको दिख रहा होगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 3। ओके, आप में से कितने हैं जिनको के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर मुश्किल लगता है थोड़ा? हैंड रेस करके बताओगे कितनों को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मुश्किल लगता है? अब मैंने कह दिया है कि आज का लेक्चर इजी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो पूरा का पूरा चैप्टर है वही इजी है। कोई भी नहीं हाथ खड़ा कर रहा। चलो, एक ने हिम्मत दिखाई, फाइन। दो ने हिम्मत दिखाई, कूल। ठीक है जी, 4 हो गए हैं अब। ग्रेट, 5 हो गए हैं अब, फाइन। 6 हो गए हैं। अरे, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन नहीं लग रही है जो आप लोग एक एक करके हाथ खड़े कर रहे हो। एनालाइज करो और सीधे सीधे बताओ किस किस को लग रहा है। चलो ठीक है, मेजॉरिटी पीपल आर सेइंग कि आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। यस, जो आज का पार्ट होगा उसमें हम फिजिकल जो मेटल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिजिकल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस चैप्टर, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री जो है, आई मीन केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आएंगे आपके पास। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। Okay, so in class ninth, you have learned about the various elements. You have seen that elements can be classified as metals or non-metals on the basis of their properties. Think of some uses of metals and non-metals in your daily life. What properties did you think of while categorizing elements as metals or non-metals? How are these properties related to the uses of these elements? Let us look at some of these properties in detail. ओके, सो यहाँ पे अगर बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, तो आपको पहले एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है कि हमें ये बताना है कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है उनके डे टू डे लाइफ में क्या यूजेस होते हैं। तो अगर मैं यूजेस के बारे में बात करता हूँ, देखिए मेटल्स की बात करता हूँ तो हमारे जो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वेदर इट इज़ टैब और इट इज़ फोन और इट इज़ अ लैपटॉप, तो उसमें कहीं ना कहीं मेटल्स यूज हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स जो है वो यूज हुए हैं, तो वो हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें ऑपरेट करनी होती है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई डिवाइस चाहिए होता है। डिवाइस जो होता है वो किसी ना किसी मेटल से बना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि कंडक्टेंस इलेक्ट्रिसिटी की जो होती है वो मेटल्स में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड देन इसके बाद अगर हम कहते हैं नॉन मेटल्स एसेंशियल क्यों हैं, नॉन मेटल्स एसेंशियल इसलिए है क्योंकि अगर नॉन मेटल हमने ब्रीद इन नहीं किया तो वी विल नो मोर इन दिस अर्थ। ठीक है, वी कैन डाई। नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, और अगर हम डे टू डे लाइफ में अगर हम डेली ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करेंगे तो इट कैन बी, सॉरी इट कैन बी नहीं, इट विल बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर अस। ठीक है, सो हमें हर रोज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके जी, देन इसके बाद व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एंड नॉन मेटल्स? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अगर हमें कैटेगराइज करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं? देखो, जनरल वेज तो ये होते हैं, मेटल्स के लिए हम मानते हैं कि वो सॉलिड नहीं होते हैं। ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो एक तरीका तो ये है। दूसरा, हार्ड एंड सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हार्ड होते हैं। मेटल्स सोनोरस होते हैं, मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, मेटल्स के पास डक्टिलिटी होती है। ठीक है, मेलिएबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गैसेस के बारे में तो वहाँ पे ये सभी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स तो वो गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है। तो कुछ इन तरीकों से हम कैटेगराइज कर सकते हैं हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। ओके जी, सो लेट्स begin with the physical properties of metals. The easiest way to start grouping substances is by comparing their physical properties. Let us study this with the help of the following activities. For performing activities 3.1 to 3.6, collect the samples of the
following iron, copper, aluminum, magnesium, sodium, lead, zinc and any other metal that is easily available. तो हमें ये वाले जो मेटल्स हैं इनके बारे में देखना है। आयन के बारे में आप सबको पता है कि क्या होता है, कॉपर आप लोगों को पता है क्या है, एल्यूमिनियम पता है, मैग्नीशियम जो है उसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था डिटेल में। सोडियम के बारे में बात करते हैं तो सोडियम एक ऐसा मेटल होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसको नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है, सोडियम। सो ये वाला जो मेटल है ये कुछ ऐसा सा है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। देन अगर हम बात करते हैं लेड के बारे में, जिंक के बारे में, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे है एक्टिविटी 3.1 से लेकर उन्होंने कहा है कि 3.6 तक हम पढ़ेंगे इन बारे में। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप लोगों ने अपने स्कूल के लेक्चर्स में एक्टिविटी 3.1 से लेकर 3.6 तक पढ़ा होगा तो आई एम श्योर आप लोग बोर हो गए होंगे, बिकॉज उसमें एज सच कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम एक्टिविटी 3.1 से लेकर 3.6 तक नहीं पढ़ेंगे, एक्टिविटीज, ओनली एक्टिविटीज, ओके। सिर्फ एक्टिविटीज हम नहीं पढ़ेंगे। आपको अगर ऐसा है कि यू वांट टू रीड द होल बुक इन डिटेल तो आप लोग पढ़ सकते हैं अपने आप, ठीक है। लेकिन उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो क्रक्स है वो मैं आप लोगों को अभी समझा दूंगा कि क्या है, ठीक है। सो एक्टिविटी के टेबल को छोड़ के जो पैराग्राफ्स है हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, और इन एक्टिविटीज को इन डेप्थ पढ़ते हुए अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में या फिर सेम क्लास में, दैट डिपेंड्स, ओके। सो मैं टाइम वेस्ट ना करता हुआ एक्टिविटीज नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा जो पैराग्राफ्स है वो पढ़ूंगा, ओके। तो सबसे पहले एक्टिविटी 3.1 एंड 3.2 के बीच में लिखा है मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। मेटल्स जब अपने प्योर स्टेट में होते हैं तो उनके पास एक शाइनिंग सरफेस होती है और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर, ठीक है। अब लस्टर की अगर मैं बात करता हूँ, लस्टर हमें हर चीज में मिलता है। आयरन अगर आप लोगों को पता है, देखा है अगर आप लोगों ने ध्यान से, फ्रेशली कट आयरन जो होता है या फिर फ्रेशली रब्ड आयरन जो होता है वो शाइनी होता है, ठीक है। बट अगर कुछ टाइम के लिए हम अगर उसको एयर के साथ एक्सपोज कर दें तो फिर उसमें रस्ट लग जाता है, ठीक है, तो वो शाइनी नहीं रहता। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो वो भी शाइनी होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की, जिससे आपके घर की जो क्रॉकरी है, ठीक है, या फिर मैं कहूँगा कि कटलरी जो है आपके घर की, उसकी जो कोटिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, वो हुई होती है स्टेनलेस स्टील से। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, लिखा होता है, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी होता है, इतना ज़्यादा शाइनी होता है कि आप अपना फेस भी जो है वो उसमें देख सकते हैं, ठीक है। सो मेटल्स जो होते हैं वो लश्चरस होते हैं, ओके जी। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी 3.3 के ऊपर। यहाँ पे लिखा है यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। हम देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और जो उनकी हार्डनेस होती है वो मेटल टू मेटल डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आयरन के बारे में, आयरन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है वो उससे कम हार्ड होता है। अब हार्डनेस हमें कैसे पता चलती है किसी चीज़ की, वो हमें पता चलती है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर से, ठीक है। अगर कोई चीज़ के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट इजीली कर सकते हैं, सो दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट ए जो है उसकी हार्डनेस कम है, ठीक है। एंड अगर जो ऑब्जेक्ट ए है वो अपने अंदर किसी चीज को पेनिट्रेट नहीं होने दे रहा है, ठीक है, सो दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट ए की जो हार्डनेस है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। ये चीज हमें इंजीनियरिंग में सिखाई गई, ओके। ऐसा एनसीईआरटी में नहीं लिखा है कहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ
कि जो हार्डनेस है उसका पैरामीटर क्या होता है, कैसे पता लगाते हैं कि कोई चीज़ कितनी हार्ड है, वो पता चलती है उसके पेनिट्रेशन पावर से। ठीक है, किसी चीज़ में अगर पेनिट्रेशन इजीली हो रही है दैट मीन्स कि वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है। और अगर किसी चीज़ में पेनिट्रेशन बहुत ही मुश्किल से हो रही है दैट मीन्स कि उसमें हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम आयरन के बारे में बात करते हैं, आयरन में जो पेनिट्रेशन होती है वो इजीली नहीं हो पाती है। ठीक है, एंड इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन अगर हम अल्यूमिनियम की बात करते हैं, अल्यूमिनियम में जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी इजीली हो पाती है एज कम्पेयर टू द आयरन। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो अल्यूमिनियम है वो उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो मेटल्स हैं वो हार्ड जरूर होते हैं, लेकिन जो उनकी हार्डनेस होती है वो मेटल टू मेटल वेरी करती है। ठीक है जी, क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे एक्टिविटी 3.3 के नीचे वाला पार्ट। You will find that some metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. Did you know that gold and silver are the most malleable metals? So अगर हम किसी भी मेटल को थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं, यानी कि थिन शीट्स में अगर हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है, एंड गोल्ड और जो सिल्वर जो है वो सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स हैं। ठीक है, इसीलिए आपके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, गोल्ड या फिर सिल्वर के। ठीक है, अगर गोल्ड एंड सिल्वर इतने ज़्यादा मेलिएबल ना होते तो ऐसे में जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स या फिर जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं उन्हें हम ना पहन रहे होते। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि जितने यशस्वी, आर यू इन द क्लास? आई एम वॉचिंग यू स्माइलिंग। देखिए, अपना कंसंट्रेशन जो है वो क्लास में ही रखो। कंसंट्रेशन इधर उधर मत करो। मैं ऐसी तो कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि आप स्माइल करेंगे। चलिए ठीक है, ओके। सो हाँ जी, मैं कह रहा था कि आप सभी ने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो पहने होते हैं, है ना? नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर उन्होंने उसी साइज के ऑर्नामेंट्स आयरन के पहने हो। है ना, लड़कियां सबसे ज्यादा हंस रही हैं बिकॉज गर्ल्स कैन फील दैट। है ना, आपके जो इयररिंग्स हैं या आपके जो टॉपर्स होते हैं, अगर वो गोल्ड की जगह वो अगर आयरन के हो, है ना, सो जस्ट इमेजिन कि आप लोगों के कान जो है वो कहाँ तक लटक जाएंगे। ओके, एंड ऐसा पहले पहले होता भी था। पहले पहले क्या होता था कि भारी भारी गोल्ड जो है ना, हैवी गोल्ड जो है, सॉलिड गोल्ड लोगों को गिफ्ट करने की आदत थी अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको। ठीक है, तो वो जब उनको गिफ्ट देते थे ना तो हैवी गोल्ड होता था। गोल्ड मतलब गोल्ड, सॉलिड गोल्ड होता था। आज की डेट में तो क्या होता है कि जो आप लोग गोल्ड देखते हो उस गोल्ड के अंदर हॉलो जो पाइप्स होती हैं वो डाली होती हैं। ठीक है, हॉलो पाइप्स होती हैं। आपको बाहर से दिख रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा हैवी होगा, बट एक्चुअल में वो अंदर से हॉलो होता है। ठीक है, तो पहले पहले क्या होता था, सॉलिड दिया करते थे। अब वो सॉलिड इतने सॉलिड होते थे कि पहली स्टेज में तो जो लड़कियां हैं उनको पेन बहुत ज्यादा होती थी। सेकंड केस में उनके जो ईयर लोब्स हैं वो लटक जाया करते थे। और थर्ड स्टेज ऐसी आती थी कि जो ईयर लोब्स हैं वो कटी जाते थे, एंड जो वो गोल्ड है वो आपके ईयर लोब से नीचे निकल जाता था, क्योंकि कट ही चुका है ना, वो वाला मांस ही कट गया आप लोगों का। ठीक है, तो ऐसे हुआ करता था पहले पहले। जो गोल्ड है वो इतना हैवी हुआ करता था। आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आज की डेट में हम सिर्फ दिखाने के लिए बड़ा बड़ा गोल्ड पहन लेते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में हम उसके अंदर देखते हैं तो वो हॉलो होता है। ओके, सो मेटल्स में अगर हम बात करेंगे मोस्ट मेलिएबल मेटल्स की, तो वो हैं गोल्ड एंड सिल्वर। अगर हम बात करते हैं मोस्ट हार्ड मेटल के बारे में, सो वो होगा आयरन। ठीक है, इस चैप्टर में आपको एक्सेप्शंस याद रखनी है। ठीक है, एंड एक्सेप्शंस जो हैं वो आगे आपको और डिटेल में आएंगे।
चलिए ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिविटी 3.4 के बारे में। सो एक्टिविटी 3.4 के नीचे जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है वो हम पढ़ेंगे। The ability of the metals to be drawn into thin wires is called ductility। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि एक मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं तो उसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। एंड अगर हम बात करते हैं थिन वायर्स में कन्वर्ट करने की तो उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। So gold is the most ductile metal. You will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. Just imagine 1 gram of gold can be converted into an unbreakable wire of 2 kilometers। ठीक है, सो गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि आपके पेरेंट्स या फिर जो आपके रिलेटिव्स हैं जो उनके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो फैले तो बहुत होते हैं, बट अगर हम उनका वेट करते हैं तो कितना होता है? 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 30 ग्राम्स, है ना, 50 ग्राम्स टू द मैक्स। ठीक है, कोई ज्यादा ही शौकीन है जिसने रानी हार खरीदा हुआ है तो उनके पास होगा अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम्स का गोल्ड। ठीक है, बट 100 ग्राम्स भी बहुत ज्यादा होता है, जनरली इतने के जो सेट्स वगैरह हैं वो नहीं पड़ते। ओके, सो गोल्ड जो है वो इतना ज्यादा डक्टाइल है कि उससे 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी वायर को बनाया जा सकता है। ओके जी, देन इसके बाद हम बात करेंगे इट इज बिकॉज ऑफ देयर malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs. Can you name some metals that are used for making cooking vessels? Do you know why these metals are used for making vessels? Let us do the following activity to find out the answer। ये find out the answer करने की जरूरत नहीं है, बट अगर हम बोलें जो हमारे कुकिंग वेसल्स होते हैं वो कौन से मेटल के बने होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से इट इज ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, आयरन के नहीं होते हैं। ठीक है, इट इज ऑफ एल्यूमिनियम और इट इज स्टील और इट इज स्टेनलेस स्टील। नाउ स्टील वाले जो जमाने हैं वो गए, अब स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, एंड एल्यूमिनियम होता है। इसके अलावा कोई भी जो मेटल है वो हमारे कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेटल्स में एल्यूमिनियम और अगर हम स्टेनलेस स्टील के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही लाइट वेटेड मेटल्स होते हैं एंड इनकी जो थर्मल कंडक्शन होती है, यानी कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसकी वजह से हम एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील को यूज करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है इतना? हाँ जी, मैंने आप लोगों को बताया था आज का जो लेक्चर होगा इट विल बी क्वाइट इजी। ठीक है, तो अभी तक का जो पार्ट चल रहा है वो काफ़ी इजी चल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 3.5 शो की गई है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल मैंने कहा है कि किसी को भी अगर डिटेल में पढ़ना है तो डेफिनेटली पढ़ सकता है, मुझसे कोई भी डाउट पूछने हो तो पूछ सकता है, नो इश्यूज अबाउट दैट। ठीक है जी, सो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया and have high melting points. The best conductor of the heat are silver and copper। ठीक है, अगर हम बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की बात करते हैं तो वो है सिल्वर, उसके बाद है कॉपर। लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, सो यहाँ हमने एक्सेप्शंस देख ली हैं। अगर हम बेस्ट के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे सिल्वर एंड कॉपर, और अगर हम पुअर के बारे में तो हम बात करेंगे लेड एंड मर्करी। ठीक है, अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि आज का जो भी लेक्चर है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शंस अगर आपको याद हो गई, अगर एक्सेप्शंस की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई तो आज का लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड हमारी कल की क्लास में मैं आप लोगों से एक Q&A सेशन रखूंगा जो कि क्लास से पहले ही होगा, एंड उस Q&A सेशन में आप लोग मुझे आज के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर कल दोगे। ठीक है, कल स्टार्ट होने कल जो क्लास है वो जैसे स्टार्ट होगी तभी साथ के साथ मैं आपसे पूछूंगा। सो इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने आज घर पे पढ़ना है। ठीक है,
वैसे तो आप लोग रोज ही पढ़ते हो, देखो मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, गलत बात है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। रोज के रोज आप लोग बहुत पढ़ते हो, ठीक है, बट स्टिल आज मेरे कहने पे थोड़ा सा और पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए ठीक है, ओके देन इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। हाँ जी, सो यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे अब जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। सो हम एक्टिविटी ना करते हुए हम सीधा सीधे आ जाएंगे हमारे पढ़ने वाले पैराग्राफ में। सो यहाँ पे लिखा है, यू मस्ट हैव सीन दैट वायर दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ द polyvinyl chloride which is PVC or a rubber like material. Why are electric wires coated with such substances? तो हमारे घर में जो वायर लगी होती हैं उनमें करंट होता है, ठीक है, एंड उन वायर्स की जो कोटिंग है वो पीवीसी से हुई होती है, जिसको कि हम प्लास्टिक भी बोल देते हैं, और ये एक रबर लाइक मटेरियल होता है। तो हमें ये पूछा गया है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनमें पीवीसी की कोटिंग क्यों हुई होती है, ये हमें बताना है। शगुन, आप मुझे बताओगे कि इलेक्ट्रिक वायर्स के आसपास जो पीवीसी की कोटिंग होती है, वो क्यों होती है? सर वो कोटिंग इसलिए होती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वायर से बाहर ना जाए। और अगर बाहर चले जाएगा तो क्या होगा? सर शॉक लग जाएगा। यस, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, ठीक है। सो ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लीक ना करे, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी को हार्म ना पहुंचाए, तो हम क्या करते हैं कि वायर्स जो होती हैं उसके आसपास हम पीवीसी कोटिंग दे देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मेन रीजन कि इलेक्ट्रिक वायर्स के आसपास पीवीसी कोटिंग क्यों होती है। चलिए ठीक है जी, सो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में। What happens when metals a hard surface? Do they produce a sound? The metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous. Can you say, sorry, can you now say why school bells are made of metals? So जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में, मेटल सरफेस पे अगर हम हार्डली स्ट्राइक करें तो ऐसे में क्या होता है कि हमें एक साउंड सुनाई देती है, ठीक है। सो मेटल्स की जो साउंड वाला फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं सोनोरिटी, ठीक है, या फिर कि जो मेटल है वो सोनोरस है, ठीक है। तो ये हमें जो है वो उसमें वो हमें पता लगता है साउंड के बारे में, और इसीलिए जो हमारी स्कूल बेल्स होती हैं वो मेटल की होती हैं। बट आई होप कि अब तक तो आपके स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल्स होंगी रादर देन मेटल बेल्स। किस किस के स्कूल में आज भी है मेटल बेल? कोई बच्चा जाता है एंड वो जो मेटल बेल है उसको जाके स्ट्राइक करता है किसी के स्कूल में आज भी? नहीं है जी, हमारे स्कूल में तो होती थी। माइन वॉज द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ सेक्टर 40, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू आई वॉज देयर, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट द रैंकिंग ऑफ दैट स्कूल टुडे, बट अगर हमारे टाइम की बात करता हूँ तो पूरे चंडीगढ़ में 3rd रैंक होता था सेक्टर 40 का, ठीक है। अब पता नहीं हमारे बाद के जो आए हैं उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं, 40 का सेक्टर कौन से रैंक पे आज की डेट में चंडीगढ़ में। हमारे टाइम पे 16 वॉज द फर्स्ट, 35 वॉज द सेकेंड एंड 40 वॉज द थर्ड। आज इनायत बताओगे आजकल की जो रैंकिंग है वो क्या चल रही है? एनी आइडिया? नो आइडिया? ओके, एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट द रैंकिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ चंडीगढ़? अरे आप में से किसी को नहीं पता है? माय गुडनेस, यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, आप लोगों को +1 स्टैंडर्ड में जाना है। आपकी प्रेफरेंस क्या है, गवर्नमेंट की या प्राइवेट की? गवर्नमेंट वाले जो अपने हैंड है रेज करें जरा। +1 में आप लोग, ओके, सिर्फ 1 2 3, ठीक है, सिर्फ 3 बच्चे हैं जो कि
गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे इन +1, नहीं तो सारे के सारे प्राइवेट स्कूल में रहना चाहते हैं। ठीक है, तभी नहीं बता आप लोगों को। ओके फाइन, चलिए नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, सो हमारे स्कूल में तो भाई ऐसे ही होता था। हमारे स्कूल में जो बेल है वो होती थी एक मेटल की, ठीक है, एंड वो जो गोंग है वो हमें बजाना होता था। तो कभी जो ड्यूटी है वो किसी की लगती थी, कभी किसी की लगती थी, कभी कभार मेरी भी लग जाती थी। ठीक है, तो पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालते थे, मेटल का पीस लेते थे एंड अच्छी खासी साउंड निकालते थे। बच्चों को भी पता लग जाता था कि इट इज सौरभ जो कर रहा है। एंड अगर कभी रिसेस की होती थी या फिर अगर जो हमारा स्कूल है वो क्लोज हो रहा है, 2 बजे की बात है, तब तो ऐसी बजती थी कि रुकती नहीं। चलिए ठीक है जी, सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं, नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। In previous class, you have learned that there are very few non-metals as compared to the metals. Some of the examples of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metals are either solids or gases except bromine. सो अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द मेटल्स। मेटल्स की जो क्वांटिटी है इट इज अप्रोक्सीमेटली, आई वुड से अप्रोक्सीमेटली 64 मेटल्स हैं, 68 मेटल्स हैं। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करता हूँ तो नॉन मेटल्स बहुत ही कम है, नियर अबाउट 18 और 22। ठीक है, सो मेटल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, नॉन मेटल्स की क्वांटिटी बहुत कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस के बारे में, ठीक है, ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैशियस होते हैं, चाहे हम कार्बन के बारे में बात करें और इट इज़ सल्फर, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन हो, एंड कुछ जो होते हैं वो लिक्विड में। सॉरी, जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन की है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, एंड अगर मैं बात करता हूँ मेटल्स के बारे में, सो मुझे बताएंगी तरनीत। तरनीत, आप मुझे बताओगे कि मेटल्स जो होते हैं उनमें कौन सा एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सर कोई एक मर्क्यूरी। ऐसा मेटल, मर्करी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। मर्करी जो है वो एग्जिस्ट करता है इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, देन इसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है और भी सब्सटेंसेस के बारे में, कार्बन के बारे में बताया गया है। तो मुझे बताएंगी धृति इज देयर, यस धृति, आप मुझे बताएंगे कि जो कार्बन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, गैशियस फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में? धृति, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यू। सॉलिड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, और कोई कुछ बताना चाहे किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो कार्बन? ओके, सो कार्बन जो है वो 2 फॉर्म्स में फॉर्म तो है आपकी गैशियस स्टेट, ठीक है, और दूसरी आपकी स्टेट है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में भी ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड जो हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये आपके गैशियस स्टेट में होते हैं। चलिए ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, इट इज़ अबाउट द आयोडीन। सो हरनूर, आप मुझे बताओगे आयोडीन एक नॉन मेटल है और आयोडीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट में? हाँ जी, सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन अ सॉलिड फॉर्म। ठीक है, एंड इसको भी हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हार्डेस्ट नॉन मेटल एवर known to the man is hardest non-metal ever known to the man is
ये मुझे बताएंगे। ओके, हाँ जी, वी हैव देवांशी। सर डायमंड। डायमंड, यस। देवांशी से पहले आंसर आ गया था यशस्वी का। डायमंड, यस इट इज करेक्ट यशस्वी। ओके फाइन, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में कुछ ज़्यादातर पता ही है। सल्फर के अगर मैं बताता हूँ सल्फर के बारे में, तो सल्फर जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में होता है। एंड डू नॉन मेटल्स आल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द मेटल्स? दैट इज फाइंड आउट। ओके, सो यहाँ पे पूछा है कि जो मेटल्स हैं क्या, सॉरी जो नॉन मेटल्स हैं क्या वो मेटल्स की तरह अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो शो करते हैं? क्या जो नॉन मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं? अर्शिया, आप मुझे इसका आंसर देंगी। क्या जो नॉन मेटल्स होते हैं यानी कि उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? अर्शिया। नो सर। नो सर, करेक्ट है जी, नहीं कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव शाश्वत, आप मुझे बताओगे जो नॉन मेटल्स हैं उनको मेलिएबल किया जा सकता है, उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? नो कह रहे हैं, ठीक है जी, फाइन। ओके जी, मानवी आप मुझे बताओगे कि नॉन मेटल्स जो हैं क्या हम उनको लश्चरस मान सकते हैं? क्या कोई ऐसा नॉन मेटल होता है जिसमें कि लश्चर हो? मानवी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, इनफैक्ट आ ही नहीं रही है। चलिए, आई थिंक देयर इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। वो जैसे बोलते हैं ना न्यूज़ में, है ना, कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से हमारा कनेक्शन टूट गया है। तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो वॉइस कनेक्शन है बिटवीन मानवी एंड मी वो टूट गया है। ठीक है, आई कैन नॉट हेयर हर। ओके जी, हंसप्रीत आपसे पूछते हैं, क्या कोई नॉन मेटल लश्चरस होता है? यस सर। लश्चर यानी कि शाइन। यस सर, शाइनी। ओके, चलिए ठीक है, सान्या ने हमें आंसर दे दिया है, इट इज आयोडीन। आयोडीन जो है वो लश्चरस होता है। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लश्चरस। ठीक है जी, फाइन। देन इसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉम, हाँ जी, पारस से बात करते हैं। पारस, आप मुझे बताएंगे, डू वी हैव एनी नॉन मेटल विच इज सोनोरस? नो सर। हाँ जी, नो सर। पारस, आई कैन नॉट हेयर नो यू। सर, नो। नो, ओके जी, फाइन। सो पारस इज सेइंग नो, करेक्ट। ऐसा कोई भी मेटल, सॉरी ऐसा कोई भी नॉन मेटल नहीं है जो कि सोनोरस हो। ठीक है, मानवी ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। चलिए मानवी, अब आपसे दोबारा से पूछ के देखते हैं हमारे कनेक्शन दुरुस्त है या नहीं। आप मुझे ये बताएंगे कि कोई नॉन मेटल ऐसा है जो कि हार्ड हो? यस सर। यस सर, चलिए फाइनली आवाज आई मानवी की। विच वन मानवी? आयोडीन। आयोडीन हार्ड है। कोई इसका काउंटर क्वेश्चन देना चाहेगा? काउंटर आंसर, सॉरी, एनीवन? काउंटर आंसर। देखो मानवी, मैंने आपको बताया था कि हार्डनेस जो होती है वो पेनिट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, हार्डनेस को मेजर करने का एक और तरीका होता है, वो होता है उसको बेंड करने का। ठीक है, सो अगर कोई चीज बेंड हो सकती है दैट मीन्स कि वो हार्ड है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं आयोडीन के बारे में, आयोडीन जो है वो एक सॉलिड जरूर है लेकिन वो हार्ड नहीं है। आयोडीन ब्रिटल है।
ठीक है, अगर हम आयोडीन को हैमर करेंगे तो वो बेंड नहीं होगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, सो इसलिए जो आयोडीन है वो ब्रिटल है लेकिन वो हार्ड नहीं। ठीक है जी, सभी इस चीज को मार्क कर लें। जैसे पेंसिल होती है ना, पेंसिल पेंसिल पे अगर हम स्ट्रेस डालें तो क्या वो बेंड हो सकती है? नो, टूट सकती है लेकिन बेंड नहीं हो सकती है। ठीक है, सो पेंसिल ब्रिटल जरूर है लेकिन वो हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है जी। सो ज़्यादातर हमने एक्सेप्शंस के बारे में भी बात कर ली है और हमने ये भी देख लिया है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना ही वो हार्ड होते हैं, ना ही उनमें मेलिबिलिटी होती है, ना ही उनमें डक्टिलिटी होती है। ओके, अगर हम बात करते हैं कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो इज देयर एनी नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ये मुझे बताएंगे अनमोल। हाँ जी अनमोल, आप मुझे बताओगे ऐसा नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। आई कैन नॉट हेयर यू, अगर आप लिख रहे हैं तो जल्दी लिखो। Sir, हाँ जी। right. Sir, no, no हाँ non-metal जी, is there, sir. नो नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आप कह रहे हो। ओके फाइन। हाँ जी, सानिया ने हैंड रेज किया है, सानिया लिखो जी फटाफट। ग्रेफाइट, यस करेक्ट। ग्रेफाइट इज द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। ठीक है जी, देन इसके बाद सोनोरिटी हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो गई है। टाइप्स ऑफ सरफेस, टाइप ऑफ सरफेस की अगर हम बात करते हैं, इज देयर एनी नॉन मेटल, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा इनायत से। इनायत, इज देयर एनी नॉन मेटल विच इज स्लिपरी इन नेचर और सॉफ्ट इन नेचर? स्लिपरी एंड सॉफ्ट। हाँ जी, एनीवन? ग्रेफाइट, पर्शिया, ठीक है। एल्कली मेटल्स, आई आस्क नॉन मेटल्स, इनायत नॉन मेटल्स। ओके, हाँ जी अर्शिया, आपका आंसर इज करेक्ट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज द सब्सटेंस जो कि स्लिपरी भी होता है एंड सॉफ्ट भी होता है। ठीक है जी, करेक्ट। देखो मुझे पता चल रहा है कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्लास गूगल में सीरियसली लगाई थी। ठीक है, जो जो आंसर दे रहे हैं, सान्या ने लगाई थी अच्छे से, सान्या मुझे पता चल रहा है, दैट्स गुड। अर्शिया आपने भी लगाई थी, गुड। सभी ने लगाई है वैसे। ठीक है, अगर अगर मैं आप लोगों की जो आंसर्स हैं वो देखूं, सभी ने लगाई है, बट एक दो बच्चे हैं जिन्होंने मेरे को भी एस्टॉनिश्ड कर दिया है कि अच्छा ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ऐसा मुझे एस्टॉनिश मत करो। चलिए फाइन, सो नेक्स्ट में बात करते हैं हम, नेक्स्ट पैराग्राफ। On the basis of the observation, record 3.1 discuss the general physical properties of the metals and non-metals. In the class, you must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions. For example, अब हम बात करेंगे exceptions के बारे में। Exceptions क्या क्या हैं? All metals except mercury exist as solid at room temperature. In activity 3.4, you have observed that metals have high melting points, but and cesium have very low melting point. ठीक है, तो अगर हम एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला एक एक्सेप्शन हमारे पास आता है मर्करी का। मर्करी के अलावा कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जो कि लिक्विड स्टेट में होता हो। ठीक है, ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ मर्करी के पास है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में, तो वो है गैलियम एंड सीजियम। ठीक है जी, देन इसके बाद दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। ये इतने ज्यादा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना ज्यादा लो है कि वो आपके हैंड्स में भी मेल्ट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वन वी हैव इज आयोडीन इज अ नॉन मेटल
बट इट इज लश्चरस। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में और उनकी जो लश्चरनेस है उसके बारे में, तो वो सिर्फ और सिर्फ आयोडीन के पास है। Carbon is a non-metal that can exist in different forms. Each form is called an allotrope, and an allotrope of carbon is the hardest natural substance known and has a very high melting and boiling point. Graphite, another allotrope of carbon, is a good conductor of electricity. Alkali metals जैसे कि lithium, sodium and potassium are so soft that they can be cut with a knife. They have low densities and low melting points. Metals की अगर हम बात करते हैं तो metals में ज़्यादातर melting and boiling points काफ़ी ज़्यादा high होते हैं, लेकिन अगर हम lithium, sodium and potassium के बारे में बात करते हैं तो इनके melting and boiling points काफ़ी कम होते हैं, इनकी densities काफ़ी ज़्यादा low होती है और ये इतने ज़्यादा soft होते हैं कि हम इनको knife के साथ भी cut कर सकते हैं. Elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties. अब जैसे कि लेक्चर के स्टार्ट में ही हमें बुक में कहा गया था कि जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम किन बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे. सो अभी हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं एंड प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी सी हॉच पॉच हैं. जैसे कि मेटल्स की अगर हम बात करें तो वहां पे भी एक लिक्विड है, नॉन मेटल की बात करें तो वहां पे भी एक लिक्विड है. मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर सॉलिड हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में भी कुछ ऐसे हैं जो कि सॉलिड हैं. मेटल्स में कोई भी गैशियस स्टेट में नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ गैशियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो बाकी स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं. शगुन प्लीज आप किसी से बात मत कीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दें प्लीज, लेक्चर पे ध्यान दें. ओके जी, फाइन. देन इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शंस के बारे में बात हो गई है और आप लोगों को बता दिया गया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी को हम बेसिस बना के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कैटेगराइज नहीं कर सकते, हम उन्हें क्लासिफाई नहीं कर सकते, ठीक है जी. देन इसके बाद द नेक्स्ट वन, most non-metals produce acidic oxides when dissolved with metals give rise to basic oxides. You will be learning more about these metal oxides in the next section. अब बात इन्होंने एक बता दी है, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कैटेगराइज करने का एक तरीका यहाँ पे आपको बता दिया गया, ठीक है. अब इसके अलावा जो होकर में आज का लेक्चर इतना ही था. आप लोगों ने इस लेक्चर को यहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है. विद एक्टिविटी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो इट इज़ योर विश, ठीक है, एंड विदाउट एक्टिविटी तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि कल आपके क्लास के इनिशियल 10 मिनट्स में मैं आपसे Q&A सेशन करूँगा, ठीक है जी. सो अभी के लिए क्लास इतनी ही है, आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, बट अगर किसी को डाउट है तो आप लोग क्लास में स्टे कर सकते हैं, सिर्फ वो जिनको डाउट है. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. हाँ जी सानिया, एनी डाउट? नो, आप रह गए, चलिए ठीक है जी.